गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक इन योर एसएस क्लास। स्टूडेंट, इससे पहले हम पॉलिटिकल का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का डिस्कस कर चुके हैं, पावर शेयरिंग। नाउ इन दिस चैप्टर, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस एंड यू कैन से वी विल स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर, दैट इज फेडरलिज्म। और ये इस फेडरलिज्म चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है, तो हम इस वीडियो के अंदर फेडरलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ स्टूडेंट, बेसिकली कौन कौन से कंटेंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि डेफिनेशन और कंसेप्ट फेडरलिज्म का, कि फेडरलिज्म होता क्या है, इसकी प्राय जो आप कह सकते हो मेन डेफिनेशन क्या है, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देन सेकंड हम देखेंगे कि एट व्हाट लेवल गवर्नमेंट इज डिवाइडेड एंड हाउ, मीन्स गवर्नमेंट के कौन कौन से लेवल होते हैं और कहाँ तक हम उसे डिवाइड कर सकते हैं पावर शेयरिंग के आधार पे। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, देन हम कंसेप्ट को देखने के बाद, लेवल को देखने के बाद, हम जो फेडरलिज्म है उसकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, यू कैन से फीचर्स, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम देखेंगे कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरलिज्म, इन दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है, मीन्स ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है जिसको हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हैं और ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है जिसे हम फेडरलिज्म का नाम दे सकते हैं। देन हम इसके जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डिस्कस करेंगे कि जो फेडरलिज्म है वो ऐसे कौन से डुअल ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम इसकी दो टाइप की जो फेडरेशन है, मीन्स जितनी भी कंट्रीज हैं वो किसी न किसी प्रकार से फेडरेशन से बनी है, तो उस आधार पे यहाँ पर आपको टू टाइप की फेडरेशन डिस्कस की गई है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये कंटेंट्स हम इस चैप्टर में, इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी ऑल दीज थिंग्स। नाउ वेल स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फेडरलिज्म के अंदर की बात करते हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर अगर हम मेजर फीचर की बात करते हैं, तो जो मेजर फीचर है, इट इज टू शेयर पावर अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। ये मॉडर्न डेमोक्रेसी की आज की मेन फीचर्स है कि गवर्नमेंट केवल एक लेवल पे अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाती, इसीलिए पावर को डिवाइड किया जाता है, पावर को अमंग लेवल्स जो है, डिफरेंट अलग अलग जो लेवल्स है उनके अंदर डिवाइड किया जाता है, ताकि एक सुचारू रूप से डेमोक्रेसी को के जो कार्य है वो फुलफिल किए जा सके। तो ये आज की मॉडर्न डेमोक्रेसी की आप कह सकते हो एक बेसिक और मेजर फीचर है फेडरलिज्म। तो इससे पहले हम इसको डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले पुराने अपना जो लास्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग, उसके अंदर जो बेल्जियम और श्रीलंका का केस है, थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं, ताकि इससे रिलेट करने के बाद आपको फेडरलिज्म का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले केस ऑफ बेल्जियम की बात करते हैं। स्टूडेंट, यू ऑल वेल नो दैट कि जो बेल्जियम था, बेल्जियम के अंदर कुछ एथनिक कंपोजिशन ऐसी थी कि वहां पर डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग और जर्मन स्पीकिंग पीपल रहते थे। मीन्स वहां पर जो एथनिक रूप से अगर हम बात करते हैं, लैंग्वेज के आधार पे बात की गई थी या लैंग्वेज के आधार पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। अगर मैं डच की बात करता हूं तो 59% पीपल जो थे एंटायर कंट्री के अंदर वो डच स्पीकिंग थे, और 40% जो पीपल थे दे आर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, 1% जो रिमेनिंग थे दे आर जर्मन स्पीकिंग पीपल। पर जो कंट्री की कैपिटल ब्रुसेल थी उसमें थोड़ा सा सिचुएशन या रेशो जो था उल्टा था। 80% पीपल जो थे वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, और आप कह सकते हो 20% वहां पर डच लैंग्वेज बोलते थे। इसी वजह से वहां पर एक एथनिक जो टेंशन थी वो क्रिएट हो गई। बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस किया गया कि कुछ जो पावर थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड की गई। अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात करता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट की आती थी, वहां पर ऑलरेडी थी, वहां पर उनको कुछ गवर्नमेंट ने पावर भी दी थी, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होता था कि वो कभी भी उस पावर को ले सकता था। बट इन 1993 स्टेट गवर्नमेंट को कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर प्रोवाइड कर दी गई, जिसके माध्यम से जो आप कह सकते हो बेल्जियम जो है, बेल्जियम की एथनिक टेंशन जो ऑल ओवर कंट्री के अंदर क्रिएट थी वो सॉर्ट आउट हो गई। तो 1993 के अंदर इस प्रकार की सिचुएशन, आप कह सकते हो इस प्रकार से इस पावर शेयरिंग जो मेथड था उसको यूज किया गया था। तो इस तरीके से अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात करता हूं, अब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर किसी भी प्रकार से डिपेंडेंट नहीं है, और वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने खुद के डिसीजन खुद ले सकती है। तो इस तरीके से बेल्जियम में क्या हुआ, बेल्जियम में शिफ्ट हुआ एक तरीके से गवर्नमेंट का यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से लेकर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। मीन्स पहले बेल्जियम क्या था, एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अप्लाई की जाती थी, पर अब बेल्जियम के अंदर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है।
नाउ स्टूडेंट केस ऑफ श्रीलंका देख लेते हैं। जब 1948 के अंदर श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ तो उसने क्या किया, उसने यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को यूज किया, जिसकी वजह से वहां पर लैंग्वेज की वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई। आप कह सकते हो सिन्हाला और जो तमिल पीपल थे उनके बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुई, जिस एथनिक टेंशन की वजह से उसके अंदर सिविल वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो गई। मींस कंट्री दो पार्ट में डिवाइड होने के चांस क्रिएट हो गए थे। तो स्टूडेंट एक तरीके से हमने इन दोनों केसेस को देख लिया है। तो इन दोनों केसेस के आधार पे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से पावर शेयरिंग के मेथड से, मींस पावर शेयरिंग मेथड अडॉप्ट करने के बाद बेल्जियम में किसी भी प्रकार की कोई भी एथनिक टेंशन नहीं रही। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम श्रीलंका की बात करते हैं, श्रीलंका के अंदर पावर शेयरिंग के कंसेप्ट को नहीं एक्सेप्ट किया गया, तो वहां पर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो आपको इन बातों से ही पता चल सकता है कि फेडरलिज्म जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, या पावर शेयरिंग जो मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर है वो कितनी बेसिक फीचर कहलाई जाती है। वेल स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर फेडरलिज्म के बेसिक कंसेप्ट को देखते हैं कि फेडरलिज्म है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि द वर्ड फेडरलिज्म इट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड फीडस विच मीन्स अ कॉम्पैक्ट और एन एग्रीमेंट। जो फेडरलिज्म है वो एक लैटिन वर्ड फीडस से निकलकर बना है, जिसका मीनिंग एक कॉम्पैक्ट या एग्रीमेंट होता है। तो इस तरीके से अगर हम फेडरलिज्म सिस्टम की बात करते हैं तो इट इज अ सिस्टम जहां पर पावर को डिवाइड किया जाता है बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। जो देश की कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं और सेंट्रल अथॉरिटी है, उन दोनों के बीच में पावर को डिवाइड किया जाता है। इस प्रकार की गवर्नमेंट के सिस्टम को फेडरलिज्म कहते हैं। जो बेसिक डेफिनेशन होगी तो इस तरीके से डेफिनेशन है, इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द गवर्नमेंट पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फेडरलिज्म। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो वेल स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं, हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर 25 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर फेडरलिज्म के इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट किया गया है, और इन 25 कंट्रीज के अंदर नियर अबाउट 40% जो पॉपुलेशन है वो रहती है। तो इस तरीके से जो फेडरलिज्म है वो 25 जो कंट्रीज है उनके अंदर एक्सेप्ट किया गया है, या उसको यूज किया गया है, अप्लाई किया गया है। सो वेल स्टूडेंट, अब हम गवर्नमेंट के लेवल्स की बात कर लेते हैं। नॉर्मली फेडरलिज्म के अंदर, मीन्स मैं एंटायर वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, अभी इंडिया के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी जब हम इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसके लेवल के बारे में तब डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली अगर हम फेडरलिज्म की बात करते हैं तो देयर आर 2 लेवल। फर्स्ट वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज फॉर एंटायर कंट्री एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू कॉमन नेशनल लेवल सब्जेक्ट्स। अगर मैं इनकी बात करता हूं, पूरे कंट्री के अंदर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट इन सब जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड डिसीजन लेती है। अगर मैं करेंसी की बात करता हूं, वो उसका एक एग्जांपल हो सकता है। एंड स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंस गवर्नमेंट की अगर मैं बात करता हूं, ये गवर्नमेंट जो होती है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। लाइक मैं एजुकेशन की बात कर सकता हूं, यहाँ पर हर एक स्टेट की अपनी एजुकेशनल प्रणाली जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो इस तरीके से कैसे अगर मैं बात करता हूँ, ये 2 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं जो कि पूरे के पूरे अगर हम बात करते हैं नियर अबाउट पूरे वर्ल्ड में जहां पर भी फेडरलिज्म को एक्सेप्ट किया गया है, या जिस कंट्री के अंदर फेडरलिज्म को अप्लाई किया गया है गवर्नमेंट के अंदर, तो उसके अंदर इन सब चीजों को डिस्कस किया गया है, या इन दोनों लेवल को अडॉप्ट किया गया है। अब बोथ लेवल्स दे इंजॉय पावर इंडिपेंडेंटली ऑन ईच अदर, मीन्स कोई एक दूसरे के अधीन नहीं है। नो वन इज सुबॉर्डिनेट ऑफ ईच अदर। यहां पर सुबॉर्डिनेशन की बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने इनकी पावर इंडिपेंडेंट मैनर से अलग अलग डिवाइड की गई है, ताकि इंडिपेंडेंट मैनर से वो अपने से रिलेटेड डिसीजन ले सके। तो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि हमने ऊपर डिस्कस किया है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो इनके बीच में हमें बेसिक डिफरेंस का पता होना चाहिए। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म के आधार पे देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिटरी फॉर्म में देखते हैं, इट हैज ओनली 1 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। ऑन द अदर हैंड, इफ वी थिंक अबाउट द फेडरलिज्म, इट हैज 2 or more than 2 levels of the government. Now the second one is, in the unitary form of government there may be subunits, maybe, but all are under the control of the central government. सारी की सारी जो होती है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। बट ऑन द अदर हैंड, इफ वी थिंक अबाउट द फेडरलिज्म, देयर आर सब यूनिट्स एंड ऑल आर इंडिपेंडेंट।
हर दोनों प्रकार की जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, किसी भी प्रकार से वो सेंट्रल गवर्नमेंट से, आप कह सकते हो स्टेट गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का इन्फ्लुएंस फील नहीं करती। अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करता हूं, इन द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है इट कैन पास ऑर्डर्स टू द स्टेट गवर्नमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर पास करती है। बट ऑन द अदर हैंड इफ वी थिंक अबाउट द फेडरलिज्म, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का ऑर्डर जो स्टेट गवर्नमेंट को है वो पास नहीं कर सकती। आई होप आपको यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या यूनिटरी सिस्टम और फेडरलिज्म इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो चुका होगा। Note student, it's a very important note. Both governments separately answerable to the people. मीन्स अगर हम बात करते हैं फेडरलिज्म के अंदर, तो वहां पर जो सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट होती है इट इज आल्सो आंसरेबल टू द पीपल। इफ वी थिंक अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट भी आंसरेबल होती है पीपल के प्रति। Now let's discuss some key features of the federalism. अब हम यहाँ पर फेडरलिज्म के फीचर्स को देखते हैं। इससे पहले हमने कंसेप्ट देख लिया है, यूनिटरी फॉर्म और फेडरल फॉर्म के बीच में क्या डिफरेंस है उसको डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस सम की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म। नाउ द फर्स्ट वन इज इट हैज 2 और मोर देन 2 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। ये सबसे बेसिक, आप कह सकते हो सबसे पहली फीचर्स है एंड मेजर फीचर है इसकी कि इसके अंदर गवर्नमेंट के 2 लेवल एंड मे बी मोर देन 2 लेवल। इट डिपेंड अपॉन द एरिया एंड द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, उसके ऊपर डिसाइड होता है। तो इस आधार पे इट हैज 2 और मोर देन 2 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। एंड अगर हम दो टीयर्स की बात करते हैं, टीयर इट मींस लेवल, अगर मैं डिफरेंट लेवल की बात कर रहा हूँ या डिफरेंट टीयर की बात करता हूँ गवर्नमेंट की, बोथ दे गवर्न द सेम सिटीजन। लिसन स्टूडेंट, दे बोथ गवर्न द सेम सिटीजन। अब क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कैसे? लिसन, अगर मैं अपनी बात करता हूँ, आई एम अ सिटीजन ऑफ हरियाणा एज वेल एज इंडिया, तो मैं हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर भी आता हूँ और आप कह सकते हो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर भी आता हूँ। तो इस तरीके से मेरे ऊपर तो अगर गवर्नमेंट की बात की जाती है तो वो दोनों के दोनों मेरे को गवर्न कर रहे हैं। तो इस आधार पे दोनों टीयर, बोथ टीयर ऑफ द गवर्नमेंट दे गवर्न द सेम सिटीजन। एंड द नेक्स्ट वन, अगर हम बात करते हैं, ईच टीयर हैज इट्स ओन जुरिडिक्शन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है कि किस गवर्नमेंट की कौन सी पावर्स है, वो किससे रिलेटेड डिसीजन ले सकती है। वो जुरिडिक्शन जो है वो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है और सेपरेटली डिस्कस किया गया है। एंड इफ वी थिंक अबाउट इनके मैटर्स की, तो लेजिस्लेशन, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, इनका स्पेशल जो मैटर्स है वो सब डिफरेंट मैनर से कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए हैं, जिनसे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता। ना अगर मैं नेक्स्ट फीचर की बात करता हूं, जो ये जुरिडिक्शन है दोनों लेवल का, इट इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मींस किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम या कंफ्यूजन क्रिएट हो तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये स्पेसिफाई किया गया है। The existence and the authority of each tier, it is constitutionally guaranteed. Means state government और central government दोनों की authority क्या है, क्या वो exist करेंगी नहीं करेंगी, constitution ने प्रॉपर मैनर से गारंटी प्रोवाइड की गई है कि किसी भी प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को अंडरमाइन ना कर दे। नेक्स्ट, अगर मैं नॉर्मली बात करता हूं, अगर किसी भी प्रकार की चेंज करने की बात की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रोविजंस के अंदर, तो अकेला कोई भी लेवल इसको डिसीजन को पास नहीं कर सकता। इट कैन बी चेंज बाय बोथ लेवल। मींस फंडामेंटल जो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के, दे कांट बी चेंज ओनली बाय वन लेवल, इट नीड्स बोथ लेवल्स। दोनों लेवल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एग्जाम्पल में हम जीएसटी की बात कर लेते हैं। हाल ही में जीएसटी एक टैक्स आया है, तो जीएसटी का जो प्रभाव था वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी पड़ रहा था। तो इस आधार पे जो रिप्रेजेंटेटिव थे स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सब इकट्ठा बैठे और उन सब ने इसका डिसीजन लिया था। तो अगर फंडामेंटल प्रोविजंस के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी फंडामेंटल प्रोविजन के अंदर कोई भी चेंजेस करना है तो इट रिक्वायर्स बोथ लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, और तब जाकर वो चेंजेस आते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी अदर थिंग्स। अब यहाँ पर कोर्ट का क्या काम होता है, कोर्ट के पास क्या पावर होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी थिंक अबाउट द कोर्ट, इट हैज पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। मींस अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की जो पावर होती है वो कोर्ट की होती है। तो स्टूडेंट, आपने अपनी 8th क्लास के अंदर या इससे पहली जो अर्लियर क्लासेज है उनके अंदर डिस्कस किया है कि हमारे इंडिया के अंदर लोकल, आप कह सकते हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट होते हैं, देन हाई कोर्ट होता है, देन सुप्रीम कोर्ट होता है। इन सब के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। तो अगर हम इसके बाद बात करते हैं
टू डिटरमाइन द पावर्स ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, ये सब जो पावर है वो कोर्ट की होती है। अगर किसी भी प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि उसके पावर को आप कह सकते हो छीन लिया गया है, तो वो उसके लिए कोर्ट में अप्लाई कर सकता है। And if we think about the court, means Supreme Court, it is the highest court and it acts as an umpire to solve the dispute of the different levels. अगर डिफरेंट लेवल में किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो उसको सॉर्ट आउट करने का काम हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट, उसका होता है। इसलिए वो इट एक्ट्स एज एन एम्पायर, जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक एम्पायर का काम करता है। अगर मैं सोर्स ऑफ रिवेन्यू की बात करते हैं तो सोर्स ऑफ रिवेन्यू जो है बोथ लेवल, दोनों लेवल के क्लियरली डिफाइन किए गए हैं कि हर एक लेवल के सोर्स ऑफ रिवेन्यू क्या है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो स्टूडेंट, अब हम ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो जो फेडरलिज्म है ये डुअल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करता है। तो क्या क्या डुअल ऑब्जेक्टिव है? फर्स्ट वन इज इट सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, मींस देश की यूनिटी को प्रमोट करना एंड उसको सुरक्षित रखना, इसका काम है। सेकंड थिंग क्या है? इट एकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी, देश के अंदर विभिन्न प्रकार की विविधताएं मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज के बेस पर, या आप कह सकते हो कल्चर के बेस पर, या आप कह सकते हो रिलीजन के बेस पर। तो उन सब जो रीजनल डाइवर्सिटीज हैं उनको एकोमोडेट करने का सबसे इजी मेथड है फेडरलिज्म। तो इस तरीके से ये डुअल ऑब्जेक्टिव जो है फेडरलिज्म अचीव करता है। अदर फैक्टर्स देख लेते हैं। अदर फैक्टर्स में एवरी लेवल हैज सम रूल ऑफ पावर शेयरिंग, मीन्स हर एक लेवल के कुछ पावर शेयरिंग के रूल होते हैं। मीन्स पावर शेयरिंग कितनी होती है, उनको कितनी पावर को यूज करना है, हर एक लेवल को पता होता है। और इस आधार पे दोनों को एक दूसरे की पावर्स को आप कह सकते हो रिस्पेक्ट भी करनी पड़ती है। सेकंड थिंग, एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल ट्रस्ट भी क्रिएट करना पड़ता है, ताकि उस एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट का पार्ट है, जो उनकी पावर्स है, उनको एक म्यूचुअल ट्रस्ट के माध्यम से एक तरीके से इजी मैनर से, स्मूथ मैनर से हम गवर्नमेंट को चला सके। तो ये जो चीज है वो एक दूसरे को मानना, आप कह सकते हो अबाइड बाय करना आवश्यक है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई थिंक आपको ये जो फीचर्स है इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम फॉर्मेशन ऑफ द फेडरेशन की बात करते हैं। नॉर्मली हमारी जितनी भी कंट्रीज हैं उनके अंदर जो फेडरलिज्म जहां पर भी एक्सेप्ट किया गया है, देयर आर टू टाइप ऑफ फेडरेशन। फर्स्ट वन इज कमिंग टुगेदर एंड द सेकंड वन इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर द बेसिक फीचर ऑफ दीज थिंग्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो फर्स्ट फीचर क्या है, इसके अंदर आप पता होना चाहिए कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन होती क्या है। इसके अंदर क्या होता है, कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो होते हैं दे कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। मींस वो क्या करते हैं, छोटी छोटी सी यूनिट्स होती है, आप कह सकते हो छोटे छोटे जो स्टेट्स होते हैं, इंडिपेंडेंट छोटी छोटी कंट्रीज जो होती हैं, वो आपस में इकट्ठा हो जाती हैं ताकि वो एक बिगर यूनिट को कर सके। रीजन कुछ भी हो सकते हैं, सिक्योरिटी पर्पज भी लगा सकते हो आप इसको। तो अब वो क्या करते हैं, ताकि इट पूल द सोवरेनिटी एंड इट रिटेन्स द आइडेंटिटी टू इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। ये इसका बिग रीजन है कि जो ये इंडिपेंडेंट स्टेट है वो इकट्ठा क्यों होते हैं। अब ये जो कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स हैं, मींस ये छोटे छोटे जो इंडिपेंडेंट कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स हैं, दे हैव इक्वल पावर विद रिस्पेक्ट टू द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया गया है तो इनकी इक्वल पावर होती है, इनकी पावर डिसाइड होती है, कोई भी किसी के अंदर डिपेंडेंट नहीं होता। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं तो यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। स्टूडेंट, वी विल डिस्कस अबाउट होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब कमिंग टुगेदर फेडरेशन में हमने क्या डिस्कस किया कि छोटी छोटी इंडिपेंडेंट यूनिट्स आपस में एक मिलकर एक बिगर यूनिट बनाती है। तो ये बिल्कुल अपोजिट है, मींस अ लार्ज कंट्री डिवाइड्स पावर बिटवीन स्टेट एंड द नेशनल गवर्नमेंट। एक बहुत बड़ी एक कंट्री होता है, वो छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड होता है ताकि स्मूथली गवर्नमेंट को चलाया जा सके। तो इस तरीके से वो सेंट्रल गवर्नमेंट और छोटे छोटे जो स्टेट्स है उनमें डिवाइड हो जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्मली ऐसे एरियाज के अंदर मोर पावरफुल मानी जाती है, मोस्टली ऐसा ही होता है। जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं दे मे हैव इक्वल पावर्स, इक्वल पावर भी दी जाती है, बट इनमें से कुछ यूनिट्स ऐसी होती है जिनके अंदर स्पेशल पावर्स प्रोवाइड की गई है। अगर नॉर्मली कुछ दिन पहले की मैं बात करता हूं, जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर के वो स्पेशल पावर प्रोवाइड की गई थी, आप कह सकते हो आर्टिकल 370 एंड 35A के आधार पे। तो उस आधार पे उनको स्पेशल पावर प्रोवाइड की गई थी।
तो जिसकी वजह से उसकी जो पावर्स थी वो अदर जो पार्ट है उससे डिफरेंट थी। अगर कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होती है तो वो ऑल ओवर कंट्री के अंदर अप्लाई की जाती है, बट जम्मू कश्मीर में अप्लाई तब होती जब वहां की विधानसभा उसको एक्सेप्ट करती। ऐसे ही कुछ स्पेशल जो पावर की अगर मैं बात करता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां की। तो इस तरीके की जो स्पेशल पावर है कुछ यूनिट्स को प्रोवाइड की जाती है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर जो मेनली कंट्रीज आती है, दीज आर इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। तो दीज आर मेन कंट्रीज जो कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को कवर करती है। आई थिंक सो इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। So students, I hope the concept is clear to all of you. So I'll see you in the next video. Keep smiling. Thank you. Have a nice day.